भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार के लोग बसते हैं। इनमें टैलेंट है भरपूर, कुछ बड़ा करने का रहता है फितूर। ये इनके है प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ विच वी कॉल आवरसेल्व्स एज प्राउड इंडियंस। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज बात करूंगा द बड़ा भारत शो की। ये पहचान है नए भारत की, उनके आत्मविश्वास की, कड़ी मेहनत और सम्मान की। वेलकम टू आवर शो द बड़ा भारत शो, जो कि एक ट्रिब्यूट है इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, वो भारतीय जिन्होंने भारत को बड़ा भारत बनाया। जिसी कड़ी में आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री आनंद कुमार से, जिनका कैम्ब्रिज में एडमिशन हुआ 1994 में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनकी तारीफ करी, टाइम्स मैगजीन ने इनकी तारीफ करी। 500 बच्चों को IIT में लेके जा चुके हैं। बचपन में चौथी क्लास में जब बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, आनंद कुमार उस समय बैठ के रेडियो और ट्रांजिस्टर बनाया करते थे। स्वागत करते हैं श्री आनंद कुमार का द बड़ा भारत शो में। आनंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ा भारत शो में। आपकी सिंप्लिसिटी के विषय में सब लोग जानते हैं। रिक्शे वाले के बच्चे को, हलवाई के बच्चे को, सबको आपने पढ़ाया। पढ़ाने में आपने ऐसा क्या किया जो आपके पढ़ाए रिक्शे वाला बच्चा भी IIT में पहुंच गया, और बाकी जगह हम देख रहे हैं दिल्ली मुंबई में वो रिजल्ट स्कूल कॉलेजेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, भारत जो आपने बड़ा भारत की परिकल्पना की है, उसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत हमने गांव में, देहात में ऐसी प्रतिभाओं को देखा जो धारा के विरुद्ध बहते हुए, हवा का रुख मोड़ते हुए, पत्थर का सीना फोड़कर दिखा सकते हैं कि भारत सच में बड़ा भारत है। लेकिन जरूरत इस बात की कि ऐसे प्रतिभाओं को सिर्फ एक प्रश्रय देना होता है, एक उनको रास्ता दिखाना होता है, उनमें उत्साह भरना होता है, जो काम आप भी कर रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी आपने भी। तो इस तरह से मैंने भी बच्चों को, उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, उनमें एक उम्मीद जगाने का काम किया, उसमें ये बताने का काम किया कि तुम भी 5 स्टार होटलों जैसे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों को तुम भी परास्त कर सकते हो। बस ये उम्मीद जगाने की जरूरत। वैसे तो कहा जाता है कि कन्वर्ट योर एंगर इनटू रेजोल्यूशन, अपने गुस्से को एक संकल्प में बदल देना चाहिए। आप बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। फिल्मों में तो ऋतिक रोशन के रोल से दिखाई पड़ा ऐसा कि जैसे थोड़े मिठास भी है जीवन में, थोड़ा जोवियल भी हैं, लेकिन कभी इस तपस्या के दौरान आपको गुस्सा भी आया? अब बहुत बार गुस्सा आया, बहुत बार बिना मेरी गलती के लोगों ने दबाने का प्रयास किया। लोगों ने प्रयास किया कि इसकी जो यात्रा है उसको समाप्त कर दो, इसको बदनाम कर दो, इस पर हमले कराओ, इसको बदनाम करो। बहुत बार ऐसे आता है, लेकिन बाद में तो यही लगता है कि हमारे पिताजी बोलते थे कि गुस्सा मत करना बेटा, इसको पॉजिटिव लेना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में जितनी समस्याएं आएंगी, सफलता की ऊंचाई उतनी बड़ी होगी। जितना बड़ा विलेन आएगा उतना बड़ा तुम हीरो बनोगे। तो इसी सिद्धांत को मानकर मैंने गुस्सा को दबा के पॉजिटिव काम करने का प्रयास किया। हाँ, ठीक बात है। मैंने आपका एक डायलॉग सुना था जहाँ बोले कि भाई इन्होंने, बड़े बड़े लोगों ने अपनी सड़कें तो मखमली बना दी और हमारी सड़क में गड्ढा डाल दिया, पर वो गड्ढे ने हमको छलांग मारने का प्रैक्टिस करा, सिखा दिया हमको कि भाई छलांग भी आप मार सकते हैं। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते, जहाँ आपने सच्चाई के रास्ते पे इतनी मेहनत तपस्या करी, कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ा आपको? लेना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर सच्चाई के रास्ते पर चलिए तो कभी कभी कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति है जिसमें कम प्रतिभा है, जिसमें विश्वास कम है, तो उसके साथ झूठ भी बोलना पड़ता है, उसको झूठी उम्मीद दिलानी पड़ती है, उसको झूठी कहानियां भी सुनानी पड़ती है। लेकिन उस झूठ का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, उसमें चेंज आता है और वही झूठ बाद में सत्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वैसे झूठ जिससे किसी की जिंदगियां बदले, जिससे किसी का फायदा हो, बोलना चाहिए। आपने बोला जिंदगी बदले, फ़ायदा हो, बोलना चाहिए, यानी कि बड़े पर्पस के लिए आपने उसका सहारा लिया, लोगों को आपने फ़ायदा पहुंचाया, उनकी ज़िंदगी बदली, अब सब जानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर जब इतना अच्छा किया, अच्छा करते करते क्या कभी कोई ऐसी गलती भी हुई जो आप याद करते हैं, यार ये गलती गलत हो गई मुझसे और ये दोहराना नहीं चाहूँगा? देखिए, बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इंसान हैं तो आपसे गलतियाँ होंगी ही। एक नहीं, बहुत सारी गलतियाँ मुझसे हुई, लेकिन हर गलती को मैंने स्वीकार करते हुए उसको सुधार का प्रयास किया, उसकी पुनरावृत्ति न हो, दोबारा गलती न हो। और कई बार मैंने गलतियों के लिए छोटे बच्चे से भी माफ़ी मांगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। और मैं, विवेक भाई, इस बात को मानता हूं कि जो इंसान
हमेशा अपने आप को सही समझता है, गलत नहीं समझता है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी गलतियों को पहचानने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्षमा मांगने का एक ताकत भी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत। मैं ये देखा कि आपकी जर्नी में जो अचीवमेंट्स हैं, 30 बच्चों को उठाना, सेलेक्ट करना, उन पे जी जान लगा देना, पूरा घर परिवार साथ में जुट गया है, सब लग के मिल के काम कर रहे हैं। आप आगे बढ़े, आप पे आरोप भी लगे, अभी आपने बताया, तो क्या कोई ऐसा आरोप भी लगा जिससे आपको बहुत दुख हुआ? कई आरोप तो आपने इग्नोर जरूर करे होंगे, पर कोई ऐसा आरोप जिससे आप भी थोड़ा डिस्टर्ब हुए? देखिए, बहुत बार आरोप लगा और कई आरोप तो इतने गंदे थे, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझ पर केस मुकदमे किए, बच्चे लोग को बहकाया गया और ऐसे ऐसे केस मुकदमे किए, गुवाहाटी से कोई कर दिया, कोई पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया जब फिल्म आ रही थी, तो कि भाई इसने मेरे साथ चीट किया, जबकि वो बच्चा ना कभी हमसे पढ़ा, न वो बच्चों को मैंने कभी एडमिशन के लिए बुलाया, न वो मेरा कभी टेस्ट दिया, उससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। लेकिन बदनाम करने के लिए ऐसी बातें जब आई अखबार में या कहीं कहीं लोगों ने साजिश की, तो दुख बहुत हुआ। उस समय मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगा, लेकिन फिर पिताजी की वो बात याद आई और हम और वाइफ, मेरा भाई, हम लोग एकदम उदास थे, तो पिताजी की बातें कि बेटा कठिन परिस्थिति आ रही है, संघर्ष करना, हारना मत। तो फिर अपने आप को मन से प्रिपेयर्ड किया। तो आप भी सिखाते हैं लोगों को, आपका भी मैं वीडियो देखता हूं और कभी कभी उत्साह से भर जाता हूं। तो बिंद्रा जी, इसलिए नहीं कि मैं प्रोग्राम में आया हूं, सच में मैं आपका मड़वारी कैसे जीता है, दुबई कैसा है, कई वीडियो से सीखता हूं। तो सीखने की जो आप में कोशिश है वो आपको ताकत देती है। तो उस कठिन दौर में मुझे आपके वीडियो और कई ऐसी चीज़ों को देखने के बाद ताकत मिली और मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। आपकी हर बातचीत में ना, मतलब आपके पूरे शरीर से, अंग से, हर वो आत्मविश्वास झलकता है। और वो जो पॉजिटिविटी दे रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा, इस पॉजिटिविटी को समझिए, आप इसको पहचानिए। हाँ, और आपको कई अवार्ड्स मिले, कई रिकग्निशन मिले, और जो कि मिलने ही चाहिए। पर मैं, कितने सारे ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले जो कि कई बार क्वेश्चन किए गए हैं। आपको अभी तक पद्मा अवार्ड नहीं मिला कोई, तो क्या बुरा लगता है? और क्यों नहीं मिला? मतलब मिलना चाहिए था अभी तक पद्मा अवार्ड, बल्कि मैं तो नीचे कहूँगा कमेंट बॉक्स में रेकमेंड भी करिए। आपका क्या महसूस किया आपने? देखिए, बहुत ये जो आप सवाल पूछे विवेक जी, आपकी सरलता और महानता है। बहुत लोग अक्सर पूछते हैं, लेकिन सच पूछिए तो बहुत लोग नहीं भी चाहते कि अवार्ड मिले, कुछ लोग ऐसे भी लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम इसके लिए परेशान नहीं रहे। क्या इतना बड़ा अवार्ड से कम है, पद्मा अवार्ड से कम बड़ा अवार्ड है कि आपके साथ मैं बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ और न जाने कितनी जनता मुझे सुन रही, उत्साहित हो रही, यही अवार्ड है। तो जब कोई गरीब बच्चा जिसके पिताजी ईंट भट्ठे पर काम करते हैं और वो बच्चा हमारे पास आता है और पढ़ के मिठाई लेके आता है कि सर मेरी नौकरी लग गई, वही बड़ा अवार्ड है। तो अवार्ड अपने आप मिलते रहते हैं, आप कर्म करते रहिए, मैंने यही सीखा। बहुत सुंदर। आपकी कहानी सुपर 30 में लोगों ने बड़े उत्साह से देखी। मैंने क्या किया था कि मेरे फार्म हाउस में जो मेरे साथ में माली काम करता है, जो ड्राइवर है, जो रसोईया है, जितने लोग मेरे साथ, मेरे भाई की तरह ही हैं, साथ ही रहते हैं यहाँ पे, बड़ा मैं उनसे प्रेम करता हूँ। तो जो पहली पिक्चर मैंने उनको इकट्ठे दिखाई थी वो सुपर 30 दिखाई थी और बहुत इंस्पायर्ड हुआ। और कल मेरा माली और मेरा रसोईया सब बोल रहे थे कि वो आनंद कुमार जी आ रहे हैं आज हमारे यहाँ, तो बहुत सब बड़े उत्साहित थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी सक्सेस स्टोरीज इस मूवी में भी कवर करी, कोई ऐसी कहानी आपके जीवन में जो आपको बड़ा छू गई हो और मूवी में नहीं कवर हुई है, लोगों को नहीं पता हो, लेकिन आज आप इस मंच से बताना चाहते हैं कि आप बड़े इंस्पायर्ड हुए इस स्टूडेंट से? तो वो कौन से स्टूडेंट है जिससे आज भी आप उसको बड़ा याद करते हैं, कि बड़ा संतुष्टि महसूस करते हैं? एक हमारे पास स्टूडेंट आया, ऐसे तो सब स्टूडेंट हैं, लेकिन एक हमारे पास स्टूडेंट आया, शशि नारायण। शशि नारायण बहुत सीधा, उसके भाई ने खुदकुशी कर ली थी, बड़ा सरल बच्चा था, कुछ मानसिक दबाव में था, लेकिन बावजूद इसके शशि कभी गरीबी से, गांव के उस माहौल में भी कभी हारा नहीं। 10th पास करके हमारे पास आया, 10th पास करके हमारे पास आया तो कुछ नहीं बोला, पिता पुत्र चुपचाप रोने लगे, भावना, इतने अच्छे थे। और वो शशि जो हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल से पढ़ता था, संघर्ष करते करते IIT निकाला। IIT निकालने के बाद वहाँ उसका रैंक बढ़िया नहीं था,
तो वो चला गया खड़गपुर आईआईटी में एक छोटे से ब्रांच में, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर 1 साल मेहनत किया और फिर उसका कंप्यूटर साइंस में हो गया ट्रांसफ़र। फिर वहाँ मेहनत जारी रखा और यूरोपियन स्कॉलरशिप कंपटीशन में, जहाँ पूरी दुनिया से लोग फॉर्म भरते हैं, जब उसका रिजल्ट आया पीएचडी प्रोग्राम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो पूरी दुनिया में उसका रैंक नंबर 1 था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हिंदी मीडियम का बच्चा यूरोपियन स्कॉलरशिप में लंदन में, और हिंदी मीडियम का बच्चा एक ब्रिटिश लेडी से शादी भी कर लिया, प्यार मोहब्बत। ये अच्छा है कि हम ब्रिटिशर्स को दोबारा लेके आ रहे हैं, लेकिन अब अलग प्रकार से। अच्छा लगा। अब देखो आनंद जी, आपके जीवन में ये जो पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी, सुपर 30 के बाद तो एक अलग प्रकार का असर भी आया होगा। तो अगर आपको ठीक लगे बताना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में लोगों ने आपसे आने की गुजारिश ज़रूर करी होगी कि भाई आदमी बहुत फेमस है और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, ये आ जाएं हमारे साथ खड़े हो जाएं। तो कभी आपको ऐसा मिला निमंत्रण? बहुत बार निमंत्रण मिला, कई बार लोगों ने कहा कि भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत बड़ा लीडर, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी को एम्बैरेस नहीं करूँगा, उनके लिए सम्मान है, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई बता दो इस बार लहर भी है, सब कुछ अच्छा, तुम सांसद के लिए चुनाव लड़ जाओ। हमने मना कर दिया। वो जब फ़ोन करते थे तो ना कहने में मुझे संकोच होता था, इतने अच्छे और बड़े इंसान थे, लेकिन हमने साहस करके बार बार ना कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लाइन आपके लिए सूटेबल है वही करिए। जैसे बड़ा बिजनेस है, क्या करता है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक गरीब छोटे बिजनेसमैन को भी आप आगे ले जा रहे हैं, तो क्या आप भारत में एक सांसद जो काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। तो एक टीचर भी अगर मेहनत करे तो भी एक सांसद की तरह जिम्मेवारी को निभा सकता है। इसलिए जो प्रोफेशन में आप हैं उसमें ही अच्छा करके देश के लिए कुछ अच्छा करें और बड़ा भारत बनाने का प्रयास करें, मेरा तो यही मानना है। ये तो पॉलिटिक्स की बात हुई, एक थोड़ा मैं पर्सनल लाइफ में भी हाँ, अगर आप जरूर। अलाउ करें, तो मैंने सुना आपकी लव मैरिज हुई थी, तो क्या रहा प्रेम प्रसंग, कैसे पटना की गलियों में हुआ, कहाँ मिलते थे? वाइफ बहुत अच्छी महिला है, रितु रश्मि नाम है, आईआईटी से पढ़ी? हाँ, आईआईटी से बीटेक की हुई। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो प्रेम था कम से कम 9 साल चला। लोग इतना आज के तारीख मतलब में इंतजार आनंद कुमार में एक रोमांटिक हीरो भी छुपा है। हाँ? एकदम छिपा हुआ है। आज भी गजल सुनते हैं, अच्छा खाना पीना खा के वाइफ के साथ इंजॉय करते। तो उनमें सबसे बड़ी बात देखिए कि उन्होंने समाज के विरुद्ध आके हमसे शादी की और मेरा हर मकाम पर उन्होंने काफ़ी साथ दिया। इंटरकास्ट मैरिज किया। तो मेरा मानना है कि भाई जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए जो सबसे अच्छा इंतजाम है, उपाय है, वो अंतर्जातीय विवाह है। तो अपना हर कुछ भूल के अगर आपको किसी से प्रेम है, कोई आपके लायक है, तो जरूर शादी करिए, मेरा ये भी मानना है। गली मोहल्ले में तो आप बचपन से फेमस हो गए थे, मैंने सुना है बचपन में आप जो है 14 साल की उम्र में आप एक रेडियो वाले के यहाँ थोड़ा काम किया, दोस्ती किया, उसके साथ खूब रेडियो भी बना दिया अपना, बिना बैटरी का टेलीफोन क्या बना दिया आपने। तो आपको जानते तो लोग वहीं थे, तो मिलते कहाँ थे अपनी गर्लफ्रेंड से? लोग पकड़ नहीं लेते थे रास्ते में? बहुत बार पकड़ भी लेते थे, लेकिन हम कहते थे कि भाई हमारी ये प्रेमिका है, लेकिन कोई गलत इसलिए नहीं हुआ कि फिर उसी के साथ पत्नी के रूप में देखे। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, लवली, फैंटास्टिक। तो कभी आप उनके साथ थोड़ा गोलगप्पे खाने बाजार में निकलते नहीं? अरे क्या बताएं, एक बार घटना घट गई। वाइफ कहे कि भाई देखिए हम पर जितने हमले हुए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देते कि उन्होंने अच्छी सिक्योरिटी दी, उसके बाद हमले नहीं होते। तो वाइफ बोले कि चलिए चाट पकौड़ा खाया जाए। तो हम कहे कि चलिए, तो हम दोनों चलने लगे साथ साथ। तो चलते चलते बहुत दूर निकल गए, पीछे मेरा 2 बॉडीगार्ड कार्बाइन लेके चल रहा था थोड़ी दूरी पर। तो हम लोग एक पकौड़े वाले के यहाँ से चाट खाया दोनों को। पूछा कितना रुपया हुआ, तो बोला कि सर 60 रुपया हुआ। तो हमने बोला कि भाई 60 रुपया हुआ, लो 60 रुपये। तो बोले नहीं सर, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। ये कुछ साल पहले की बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे चाट पकौड़ा वाला भी एक टीचर को इज्जत दे रहा है। तो थोड़ा और क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो हमने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि क्यों पैसा नहीं रहे? सर हम आपको जानते हैं। हम पूछे कि भाई कैसे जानते हैं आप? बताया कि सर आप बगल के थाना में कोई होंगे इंस्पेक्टर वगैरह, पुलिस है, मेरी औकात है कि आपसे पैसे ले ले। तो एक से एक घटनाएं जीवन में घटते रहती है। लेकिन ऐसे तो सुपर 30 से पहले ही आप बहुत पॉपुलर थे, पर सुपर 30 मूवी आने के बाद
जो ऋतिक रोशन की मूवी है, उसके बाद कुछ और पॉपुलैरिटी में बड़ा फ़र्क पड़ा। आम जीवन, मुझे लगता है अब सड़क पे घूमने में लोग बहुत पकड़ लेते होंगे, पहचानते होंगे जी आपको। हाँ, ऐसा होता है कि भाई अब कलकत्ता के भी मॉल में गए, बॉम्बे के भी मॉल में गए तो वहाँ भी लोग पहचानते हैं, जो कि अभी पढ़ाई से जिनका वास्ता नहीं है, फिल्म के जरिए पहचानते हैं। तो हम ऋतिक रोशन जी का भी धन्यवाद देते हैं, विकास बहल जी का भी, कि उन लोगों ने अच्छी फिल्म बनाई, लोगों तक हमारे किरदार को पहुँचाई। वैसे आपने गरीब के बच्चों को पढ़ाया है, ये बात सब जानते हैं। जी आपने देखा कि भाई वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए उसके अंदर, और सीख सके थोड़ा। आपने कभी फंडिंग तो लिया नहीं, जी कोई फंड रेजिंग किया नहीं। मेरे ख्याल है डेट इक्विटी दोनों दृष्टिकोण से आप पीछे ही रहे उससे। तो कभी पैसे की कमी होती है तो कैसे इंतजाम करते हैं? नहीं, मैं अपने भाई प्रणव का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा भाई, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जब भी पैसे की कमी हुई तो कहीं ना कहीं से कुछ ट्यूशन का इंतजाम करके या कुछ करके उसने जुगाड़ पानी किया और पैसा लाया ताकि ये प्रोग्राम रुक ना पाए। तो इसमें मेरा भाई प्रणव का अगर सहयोग नहीं रहता तो शायद ये प्रोग्राम इतना नहीं चला। आप सबसे तो मैं कहूँगा इनके भाई प्रणव को भी आप बधाई दीजिए, धन्यवाद करिए, क्योंकि क्या पूरा परिवार इनका साथ में लगा रहा है। पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इतने स्कूल हैं, इतने कॉलेज हैं, सब पढ़ाते हैं, सबके पढ़ाने का एक अपना तरीका है। आज थोड़ा ज़माना बदल गया, आज माइक्रो एंटरटेनमेंट का ज़माना आ गया। टिकटॉक ने एक सर्वे किया था, उनका सर्वे कहता है कि वीडियो 20 सेकंड के अंदर हो तो बहुत चलेगा, 20 सेकंड के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि माइक्रो एंटरटेनमेंट। वो समय नहीं रहा कि वो बकरा किश्तों पे और लंबा लंबा वीडियो आता था, अब तो 20 सेकंड में हंसा दो भाई तो मानेंगे आपको। तो ऐसे माहौल में पढ़ाई जैसा बोरिंग सब्जेक्ट, और वो भी मैथमेटिक्स, और वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराना, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि हलवाई का बच्चा और रिक्शा वाला का बच्चा भी पढ़ जाता है, मतलब वो भी सीख जाता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देते हैं? नहीं, बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कभी हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं तो कोई स्टूडेंट मिला तो वो पैर छूता है, प्रणाम सर, आपने तो मुझे ज़िंदगी मेरी बदल दी। तो हमने कहा बहुत अच्छा लगता है कि भाई बहुत अच्छा। अभी मैं पटना से इसका प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो एक बच्चा मुझे मिला और मेरा पैर छुआ कि सर मेरा नाम विपिन सलोना है और मैं गो एयर में अभी हेड कर रहा हूँ इंजीनियरिंग सेक्शन को पटना में। तो एक और बच्चा मिल गया, प्रणव प्रिंस, जो अभी दुबई में काम कर रहा है, सुपर 30 2008 का बैच। तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा मिलता है और ये नहीं बोलता कि मेरी ज़िंदगी बदल दी, बोलता है आहा क्या आपने ग्राफ पढ़ाया, कैलकुलस का सवाल बिना कलम उठाए बताया, मज़ा आ जाता है। तो मत कलम उठाओ, मन में ही सवाल बनाओ। तो है ना कि मत कलम उठाओ, मन में ही सवाल बनाओ और थोड़ा मुस्कुराओ। जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लाने का प्रयास किए कि भाई थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ, देखो, सवाल को समझो, उसके गहराई को समझो। तो पढ़ाने के लिए हमने बेसिक से लेके गए कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि वो कहाँ तक है, यहाँ है, तो यहाँ से फिर धीरे धीरे उसको उठाने का प्रयास करते हैं, उसका हाउ एंड वाई चीज़ों का बताते हैं। ये मैंने सुना, हाउ एंड वाई पे बहुत फोकस करते हैं, एक सवाल को अलग अलग प्रकार से समझाते हैं। जैसे आप बिजनेस पढ़ाते हैं लोगों को तो लोग पैसे दे के आते हैं और बाद में फायदा बताते हैं। समझ लीजिए मेरे साथ भी कुछ ऐसा है कि मैथ पढ़ाने में उनको बांधने का प्रयास करते हैं। तो जनता जो है, जो हमारा स्टूडेंट है, ऑडियंस है, वो बंधा हुआ रहे, एक शिक्षक का सबसे बड़ा ये काम है। अजीब सी बीमारी जिसको बोलते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा, और डॉक्टर कहते हैं कि भाई 10 साल से ज़्यादा आपका जीवन नहीं रहेगा। टीचर्स को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे देश के टीचर क्या गलतियां करते हैं? मेरी नज़र में इज्जत तो आपके लिए बहुत है, लेकिन मैं एज ए एंटरप्रेन्योर आपको अभी भी कमज़ोर देखता हूँ। आप उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? एक्सपीरियंस, फॉर्मूला, मंत्रा, ये वो हमेशा मजबूत बना रहे। 12 साल की उम्र से मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ा, समझा, अपनी टीम से भी चर्चा में कर रहा था, तो वो भी आपके बारे में काफ़ी बताया उन्होंने। तो बचपन में मैंने एक जगह महसूस किया कि आपके मास्टर जी ने शिकायत भी करी पिता से कि यार ये गणित में लड़का ठीक नहीं है, पास हो जाए बहुत मुश्किल लग रहा है। और बाद में जो है आपका गणित के ही आप सुपर स्पेशलिस्ट भी बने, और एक जगह कोई टीचर जी थे, ऐसे एक मास्टर जी थे जिनको आपने कोई अलग प्रकार से बड़ा उत्तर दे करके दिखाया था। तो मैं थोड़ा वो जानना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए दोस्तों, दरअसल में ऐसी बात है कि जहाँ
अभी बड़ा बिजनेस भी सिखाता है आपको कि आप जीवन में एक लिस्ट बनाइए कि आपका वीकनेस क्या क्या है, उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। मैंने आपके वीडियो में देखा, और कई चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है विवेक जी कि आप कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, आनंद महिंद्रा साहब कुछ कर रहे हैं, कोई और सक्सेसफुल इंसान कुछ कर रहा है, तो कई चीज़ें जाने अनजाने में कॉमन होती हैं। तो बाद में पता चलता है कि अरे विवेक जी जो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हो, तो मैं शुरू से कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें होती है, मैंने इसको नोटिस किया। तो जो आप अभी बात बोल रहे हैं कि जब जैसे मेरा बचपन से शौक था कि वैज्ञानिक बनूं, तो तरह तरह का प्रयोग करता था, एक्सपेरिमेंट करता था, उसमें धीरे धीरे समय बर्बाद होने लगा, टाइम लॉस होने लगा। तो और भी सब्जेक्ट तो आसान था, पढ़ के 2-4-5 दिन भी मैनेज कर लेता था, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके लिए एकदम डिटेल में जाना पड़ता, उसके डेप्थ में जाना पड़ता, प्रैक्टिस करना पड़ता जी। तो वो मेरा कमजोर हो रहा था काफ़ी। तो जब उसमें मुश्किल से जब मैं किसी तरह से पास हुआ, तो उस समय लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। हमारे फादर एक सर्वेश बाबू हमारे स्कूल टीचर थे, उनके यहाँ ट्यूशन के लिए ले गए। 5 दिन पढ़ाने के बाद सर्वेश बाबू ने बोला कि अरे ये तो 10th में पहुंच गया, 9th का भी इसका बेस अभी ठीक नहीं है, आप अच्छा होगा कि बेटा को ITI या कहीं मैकेनिक का कोर्स करवा दीजिए या अपने पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिला दीजिए। तो पिताजी थोड़ा उदास हो गए, उनके चेहरे पर उदासी देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैंने प्रण लिया कि जो मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उसमें पूरी ताकत लगाऊंगा, और मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। शुरू से पढ़ा, 8वीं कक्षा की किताबों को 9वीं कक्षा की किताबों से करते करते 10वीं में आए। और हमारे सामने मकान के एक रहते थे संजीव पाठक जी, हमसे 4-5 साल सीनियर, उनसे कुछ कुछ सीखता था, पूछता था। आज भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो एक बार रात में उन्होंने एक ऐसा चैलेंजिंग प्रॉब्लम दिया कि कोई नहीं उसको बना पाता था। रात में 1:30 बजे सॉल्व हो गया। उन्होंने 10 बजे 9 बजे रात में दिया, लगभग 9 बजे, और 1:30-2 बजे सॉल्व हो गया। इतना एक्साइटमेंट था कि मैं उनकी चारदीवारी को फान कर उनके पास ले जाके दिखाया। रात 1:30 बजे, 1:30-2 बजे की रात की बात है। तो ये होता है, एक्साइटमेंट बाद होता में है। मैंने सुना आप 10वीं में बच्चों को फिर ट्यूशन खुद भी पढ़ाने लगे थे। हाँ, फिर धीरे धीरे मैथमेटिक्स से इतना प्यार हो गया कि फिर बच्चों को पढ़ाने लगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका वीक पॉइंट है उससे कभी डरिए नहीं, उससे दोस्ती करिए, समझिए, कारण पता करिए कि क्या कमजोरी है, और मेहनत और संघर्ष करके उसको दूर करने का प्रयास करिए। आपको तो मैथमेटिक्स से प्यार हो गया। मेरा पर्सनल लाइफ में, वैसा मैं कभी ऑन कैमरा बोला नहीं, मैं मैथमेटिक्स से बहुत परेशान था, इतना कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेरा ज़िंदगी खा गया। वो 32 नंबर का पेपर, मेरा 4 सब्जेक्ट में मैं जितना पढ़ा उतना टाइम अकेला वो 32 नंबर मेरे लिए ले जाता था। पर बात सही है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, और मैंने सुना आपके पिताजी भी बोले कि अगर परिवर्तन लाना चाहते हो तो एक ही हथियार है, वो है एजुकेशन। कि आज तुम्हारे पास आनंद जो है टीन का संदूक है और उसके पास एल्युमिनियम का है। तुम्हारे पास आज सूती कपड़ा पहनते हो, वो टेरिकॉट पहनता है, तुम साइकिल से जाते हो, वो गाड़ी से जाता है। तो मैं आपके पिता की बात याद कर रहा था कि भाई एजुकेशन से सब बदला जाता है। तो ये कब की बात थी, और क्या मतलब इससे आपके पिता का मैं महसूस करता हूँ बड़ा प्रभाव रहा आप पे? अरे बहुत प्रभाव रहा। जब मैं बच्चा था तो एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन वो स्कूल क्लास 2 तक ही था। उसके बाद बड़े स्कूल में पैसे के अभाव में मैं नहीं जा पाया। तो पिताजी क्या करते थे कि बहुत दूर 8-9 किलोमीटर की दूरी पर था घर से स्कूल, तो सब लोग उस जमाने में फिएट और एम्बेसडर कार से ले जाते थे अपने बच्चों को। हमारे पिताजी साइकिल से बैठा के ले जाते थे, और साइकिल पर जब बैठाते थे तो बीच में पैर में झुनझुनी, जिसको हम लोग बिहार में बोलते हैं, जाम हो जाता था पैर। तो पिताजी को हम बोलते थे, पिताजी अब पैर जाम हो रहा है, तो फिर नीचे उतारते थे, थोड़ा चलाते थे, फिर ख़त्म होता था तो बैठाते थे। और मैं बोलते बहुत इमोशनल हो रहा हूँ कि वो गाना सुनाते थे, भर रास्ते गाते हुए कुछ न कुछ गाना सुनाते थे। क्या तो गाना उस सुनाते थे? गाना उनका फेवरेट था कि रुक जाना नहीं तू कहीं तुम हार हार के। कभी कभी रोमांटिक गाना भी सुनाते थे, ओ बसंती पवन पागल, जाने कहाँ गए ओ दिन, एक प्यार का नगमा है उनका, बड़ा फेवरेट गाना था, और वो इंस्ट्रूमेंट पर भी बजाते थे वो गाना। तो बहुत मेरा प्रभाव रहा, और वो ही सिखाते थे कि बेटा देख, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये लोगों से निकलने का आगे एक ही तरीका है, वो मेहनत। 2 चीज़ बेटा अगर तुम्हारे जीवन में आ गया, कोई तुमको हरा नहीं सकता है, एक हार्ड लेबर, एक गुड बिहेवियर। कभी बिहेवियर खराब मत करता।
झुके रहना, प्रणाम करना सब लोगों को। और पिताजी एक संस्कृत का श्लोक हमेशा बोलते थे, मधुरम वचनम किम दरिद्रम, वाह। इसलिए हमेशा मधुर बात बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। तो ये पिताजी से ही सीखा। आनंद जी, ये इतने संघर्षों से अब निकल के 2014 आ गया, हमने सुना कि आपको एक अजीब सी बीमारी जिसको बोलते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा, ये एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है और डॉक्टर कहते हैं कि भाई 10 साल से ज़्यादा आपका जीवन नहीं रहेगा। और पर आपका उत्साह देख करके, आपका चेहरे की मुस्कुराहट देख के, आपकी एनर्जी देख के कुछ अलग ही प्रतीत होता है। कैसा महसूस हुआ उसको देख के और कैसे निपट रहे हैं, और आज सेहत कैसी है? नहीं, बहुत अच्छी सेहत है। दरअसल में क्या हुआ कि 2014 में जब इसी दिल्ली शहर में मैं इलाज के लिए आया था, पटना में पता नहीं चल रहा था कि क्यों आवाज़ कम आ रही है दाहिने कान से, सुनाई कम दे रही है। तो जब मैं आया तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहली बार एक डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको एक ट्यूमर है ब्रेन में। तो मैं बहुत डर गया था और कहा कि 10 साल तो आपको कुछ नहीं होगा, उसके बाद का भरोसा नहीं। फिर मैं गया हिंदुजा अस्पताल में, वहाँ एक अच्छे डॉक्टर मिले, मिश्रा जी, बीके मिश्रा साहब, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट किया और अभी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। तो शुरुआती दौर में लगता है, लेकिन आदमी को यही है कि आपके साथ मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के साथ जीते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमेशा उपाय खोजते रहना चाहिए। एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनालिटी है। अच्छा, मैं अब आपके पढ़ाने के तरीके पे एक बात पूछना चाहता हूँ। इतना टीचर लोग भी इसको देख रहे हैं और जो स्टूडेंट देख रहे हैं, टीचर्स को भी शेयर करिएगा कि टीचर शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षक के आज इस जीवन को, जो उनकी जो पर्सनालिटी और जो रुतबा होना चाहिए था, जो चाणक्य पंडित ने एस्टैब्लिश किया चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करते हुए, वो आज कहीं दबा हुआ महसूस हुआ और उसको वापस आपने उठाया। मैं आपको इसका श्रेय देना चाहता हूँ। मैं भी एक शिक्षक हूँ, बहुत सिखाता पढ़ाता हूँ, लोगों को फ्रेमवर्क देता हूँ, फॉर्मूलाज देता हूँ, बड़ी स्ट्रैटेजीज बताता हूँ और आसान कर देता हूँ उनको बिजनेस। जो तुम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, INSEAD, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ रहे हो, वो तुमको इंडिया में सिखाएंगे और इतना आसान कर देंगे। लेकिन मैंने सुना आपका कोई एक ये रिक्की भोलू फार्मूला है। ये रिक्की भोलू फार्मूला क्या है? जरा मैं बताइए जरा, ये रिक्की भोलू। नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। रिक्की भोलू जो फार्मूला है वो है कि 2008 में जब हमने महसूस किया कि कुछ बच्चे डर रहे पढ़ाई से, कि नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दीजिए सर, अमीर बच्चों के ये कहानी हो सकती है IIT करना। तो हमने 2 कैरेक्टर बनाए, एक भोलू का और एक रिक्की का। रिक्की को दिखाया कि अमीर घर का लड़का है, सूटेड बूटेड है, अच्छा खाना खा रहा है, मोटर गाड़ी से घूम रहा है, जबकि भोलू बेचारा साइकिल से चल रहा है, काम चलाऊ कपड़ा पहन रहा है, किसी तरह से खाना पीना खा रहा है। तो हम पूरी पढ़ाई को मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, समय के साथ बदलाव लाना ही अपने आप में सबसे बड़ा सत्य है। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर लाया उसको पूरा, और उसको लाने के बाद उसमें दिखाया कि एक सवाल आता है तो बच्चों को मैं कहता हूं कि बनाओ, तुम बना के दिखाओ। तो बच्चा से कुछ देर बाद मैं कहता हूं कि देखो ये सवाल सबसे पहले रिक्की बनाया, और उसका एक जनरल सॉल्यूशन देता हूं जो आम लोग बनाते हैं। फिर उसी सवाल को मैं क्या करता हूं कि दूसरे मेथड से, तीसरे मेथड से, चौथे मेथड से, 5, 6, 7, 8 मेथड से बनाता हूं। फिर उस सवाल को जनरलाइज करता हूं, सिमिलर प्रॉब्लम बनाता हूं। ये कौन बनाता है? भोलू बनाता है। और भोलू ऐसा बनाने के बाद रिक्की को कहता है बता पढ़ाई पैसे से होती है या उत्साह से होती है। तो भोलू और रिक्की के स्ट्रगल की कहानी होती है और बार बार भोलू जीतता है, जिससे बच्चों के मन में एक विश्वास आता है कि मैं भोलू हूं, गरीब होने के बाद भी इतिहास लिख सकता हूं। इसका मतलब पहले आप उसका बिलीफ बदल देते, उसकी मानसिकता ठीक होगी तो वास्तविकता ठीक होगी, है कि नहीं? तो वो जो मेंटल स्टेट आप उसका बिल्ड करते हैं। वैसे एक फिल्मी डायलॉग शोले मूवी में हुआ करता था कि मेरे जासूस हर जगह फैले हुए हैं, कहीं जेल की बात होती थी, ऐसा है? तो ऐसे ही आपके स्टूडेंट भी इस समय पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अच्छा लगता है उसको देख करके। ये कारवां बड़ा, बहुत बड़ा, लेकिन अभी भी मेरी नज़र में इज्जत तो आपके लिए बहुत है, लेकिन मैं एज ए एंटरप्रेन्योर आपको अभी भी कमज़ोर देखता हूँ। और मैं मानता हूँ उस पर भी आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मैंने सुना उसके बारे में। इसको स्केलेबल मॉडल अब कैसे बनाया जाए? क्या आप इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं? क्या आप इतने साल हो गया सुपर 30, लोग समझ गया कि आप एक अंडर प्रिविलेज्ड की मदद कर रहे हैं, आप एक अंडर सर्व्ड कैटेगरी को आपने बहुत अच्छा सर्व किया है। हाँ, पर ये अंडर सर्व्ड कैटेगरी बहुत बड़ी है, तो टेक्नोलॉजी को लेकर के
कहते हैं ना कि भाई टेक्नोलॉजी से आप स्केल ला सकते हैं। मैंने सुना तो है कि इसमें आप कुछ काम करना शुरू किया है, तो थोड़ा इस पे। बहुत अच्छा बोला, कुछ तो आपसे भी सीखेंगे, सवालों का जवाब जानेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अभी बहरहाल पिछले 1.5 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। हो सके कुछ टाइम और लगे, 6 महीना साल भर लगे, क्योंकि तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए ताकि अच्छी चीज़ें सामने आए। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, और वो ऑनलाइन क्लास भी थोड़ा अद्भुत हो, सबसे अलग हो, लीक से हटकर इंटरेस्टिंग हो, वीडियो गेम जैसा बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, मैं इस तरह का जरूर क्लासेस के साथ आपके सामने रहूँगा। इसमें मैं आपका सहयोग है, मेरा आपको पूरा, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट है आपको। आप जब इसको स्केल करें, जैसा लेके जाएं, आगे इसको बड़ा करें, इसकी बहुत आवश्यकता है इसको बड़ा करने की। और आपने इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो रोल है और जो डिजिटली एक्सपैंड करने का रोल है, जो गेमिफिकेशन का रोल है, उसमें हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। वैसे आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो अब तो आपकी क्लासेस भी कम हो रही होंगी, तो आप कुछ ट्रैवल कर पा रहे हैं इस समय आजकल? इसी फ्यूचर प्लान पे लगे हैं या कोई और प्रोजेक्ट? अभी इसी फ्यूचर प्लान पर लगे हुए, इसको सीख रहे, चीज़ों को समझ रहे, उसका एक क्या बोले पायलट प्रोजेक्ट छोटा छोटा कर रहे हैं। पिछले साल कोविड में हमने ओमान में, कतर में, 2 जगहों पर बच्चों को पढ़ाया ऑनलाइन, और बहुत बच्चों ने अप्रिसिएट किया। तो मैं सोचता हूं कि इसको और भी बड़ा किया जा सकता है। अच्छा, सुपर 30 के दौरान ऐसे तो आप शिक्षक हैं, मुझे लगता है ऋतिक रोशन भी आपके स्टूडेंट बने, आपको उन्होंने काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया। बहुत मेहनती एक्टर है वो, बहुत मेहनत करते हैं, और वो आपके नज़दीक आने के लिए, आपके पर्सोना को अडेप्ट करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत प्रयास किया। सो एज ए टीचर यू आर सर्टनली एक्सीलेंट, मतलब यू आर सर्टनली मतलब आउटस्टैंडिंग। मेरा आपसे एक सीधा प्रश्न है, आज एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है, और टीचर्स को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे देश के टीचर क्या गलतियां कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि सबसे पहली बात कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे, अपनी भूमिका को समझे कि वो देश का निर्माण कर रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो आने वाला देश का भविष्य है, बड़ा भारत का वो सपना है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, हर सब्जेक्ट को कहानियों में ढालकर, उसको इंटरेस्टिंग बनाकर, उसका हाउ एंड व्हाई बनाकर बच्चों को पढ़ाए, और कभी बच्चों को ऐसा फील ना होना दे कि एक शिक्षक है वो एक किसी भय पैदा कर रहा है, बल्कि उसको लगे कि मेरा दोस्त है, हंस रहा है, गा रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। कभी कभी हम बच्चों को अचानक खड़ा कर देते कि बताओ एक सवाल, बच्चा उठ जाता है, बोलता है क्या सर, हम अपने शादी में बुलाओगे कि नहीं मुझे, बस वो हंसने लगता है। तो ऐसे करके बच्चों को हंसाते, खिलाते, पिलाते पढ़ाना, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में भावना आएगी तो आप पढ़ेंगे नए नया टेक्नोलॉजी। हम लोग चाइनीज किताब पढ़ते हैं, रसियन किताब पढ़ते हैं, रसियन लैंग्वेज में, कोरियन लैंग्वेज में, जैपनीज लैंग्वेज में भी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स समझते हैं, थोड़ा बहुत गूगल ट्रांसलेट पर जाते हैं। तो आपको नए टेक्नोलॉजी, नई किताबें, नए देश में क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें क्या हो रही है, ये सब चीज़ों को लेकर जब आप करेंगे तो बच्चा आपका फैन हो जाएगा। बहुत सुंदर। टीचर्स के लिए आपने अच्छा सुझाव दिया, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बनिए, उनके साथ मिलकर उनको इन्वॉल्व करिए, इन्फॉर्म मत करिए। स्टूडेंट्स कभी कभी हार मान जाते हैं, सुविधाओं का अभाव होता है। आप उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस फॉर्मूला मंत्रा, कि वो हमेशा मजबूत बना रहे? क्यों और ऐसे आनंद कुमार आगे नहीं आ रहे हैं? क्या आपका एक चीज वो करें जो उनकी लाइफ में जे कर्व ला सकता है? स्टूडेंट्स को एक आपका इंपॉर्टेंट मैसेज। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, दिल खुश कर देने वाला। देखिए दोस्तों, सिर्फ आप एक ही काम करें, अपना हिम्मत न तोड़े, धैर्य बनाए रखें। कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन फिर भी आप धैर्य बनाइए। लगेगा कि सब कुछ अंधेरा है, अब जीवन में कुछ नहीं बचा, अब मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन याद रखना दोस्तों, जीवन में जितनी रात गहरी होती है, अंधेरी होती है, आप सवेरा के उतने करीब होते हैं। इस भाव से पढ़ के देखिए, इस भाव से कुछ करके देखिए, सफलता जरूर मिलेगी और आने वाला कल आप ही का होगा। आनंद कुमार जी, आप एक रियल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और मुझे बहुत आनंद आया, और मैं जानता हूं उस बात को कि लोगों के आप जब कमेंट्स आकर के पढ़ेंगे, लिखिएगा, आनंद जी से बात करिएगा, आपसे मैं आपको कमेंट शेयर करूंगा, आप देखिएगा कि इतना आनंद सबको आया। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपके पिता आपको सिखाया करते थे कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगे साए बहार के। हमें पता है आप नहीं हारेंगे, आप नहीं रुकेंगे, भारत का नाम और ऊंचा करेंगे। आप एक ग्लोबल एम्बेसडर हैं हमारे देश भारत के, सुपर 30 के आनंद कुमार, और ऐसी कई कहानियां
जो भारत को संपूर्ण बनाती हैं, जिसने भारत को बड़ा भारत बनाया, कभी हार ना मानने की आदत ही आपको एक दिन जीत का बड़ा कारण बनाती है। जब हौसले बना लिए ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद उस आसमान का। इस सोच के साथ मिलेंगे हम आपसे अगली नई पावरफुल पर्सनालिटी के साथ। अभी आपके लिए 2 प्रार्थना मेरी। पहला, बताएं नीचे आपने 3 लेसन क्या सीखे आज आनंद कुमार जी से कमेंट बॉक्स में, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे। और दूसरा, यह भी बताएं कि अगले एपिसोड में आप किससे मिलना चाहते हैं, वो कौन शख्सियत है जिसने आप पे बहुत प्रभाव डाला है। नीचे हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिस पर सबसे ज्यादा वोट आएंगे, आज कम से कम इतना तो हमारे चैनल की क्रेडिबिलिटी है कि हम उनको इनवाइट करें, आपके बारे में आपकी इच्छा पूरी करने के लिए लोग आना पसंद करते हैं और आपको आकर के मैसेज देंगे, क्योंकि ये वो शो है जिसने भारत को, जहां उन लोगों ने जिन्होंने भारत को बड़ा भारत बनाया। इस वीडियो को शेयर करिएगा, यकीन मानिए ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आनंद जी की, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार इन वीडियोस को आके वापस देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बच्चा होते हुए इतना बड़ा हीरो बने। कभी कभी टीचर्स को ऐसा लगता है यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा जानता है, इसके सामने टीचर ही बोलने में घबरा जाता है। मैं सोचा कि आदमी इंटेलिजेंट जन्म से होता है कि कर्म से होता है। कभी आपको लगता है कि आगे चल के पॉलिटिशियन भी बनूंगा और देश को बदलूंगा? 5-6 साल के थे, 4 साल के थे, 3 साल के थे, तब तो आप टेलीविजन पे बहुत आए, पर कई सालों से आप थोड़ा हिडन हो गए। कहाँ बिजी थे आप इतने समय तक?